नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके लिए कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब लेकर आते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास अगर कोई भी सवाल है तो आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, साथ ही अपना कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप सवाल भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। नवनीत दमानी जी हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और भूपेश शर्मा हैं बीकानेर से, टेक्निकल एक्सपर्ट है। और साथ ही जाने माने एग्री एक्सपर्ट और कमोडिटी गुरु चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करेंगे क्रॉप डैमेज को लेकर, और ये रिपोर्ट लेकर हमारे साथ राहुल चौहान है, डायरेक्टर है आईग्रेन के। जिस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है, एमपी और यूपी बिहार को लेकर क्या स्थिति है, कौन कौन सी फसलें हैं जिस पर ज़्यादा असर हुआ है, ये ग्राउंड की रिपोर्ट बताने के लिए हमारे साथ राहुल मौजूद है। राहुल जी, क्या ग्राउंड की रिपोर्ट है? आईग्रेन की आपकी जो सर्वे है उसके मुताबिक किन किन जिलों में और किन किन फसलों को ज़्यादा यूपी में और एमपी में नुकसान हुआ है? मैं सर 7 अक्टूबर से लेकर आज 10 अक्टूबर तक मैं टूर पे था पूरे, और दिल्ली से मैं भोपाल गया, भोपाल से उज्जैन होते हुए इंदौर गया था, और आज मतलब कल ही मैं इंदौर से आपका रतलाम होते हुए राजस्थान आया हूँ। तो इन 4 दिनों में मुझे कहीं भी सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिली। यानी मौसम जो था पूरा मतलब बारिश थी हर तरफ, मौसम साफ नहीं था। और इन इलाकों में इस टाइम खरीफ फसलों की बिजाई जो है वो अंतिम पड़ाव पर आने वाली है, और इस बारिश से करीब सोयाबीन है, उड़द, मूंग की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। एमपी में धान की कटाई जो है लगभग पूरी हो चुकी है, तो इस बारिश से वो बच गई है। बट सोयाबीन है, उड़द, कपास को भी इससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और पिछले 10 दिनों में अगर मैं मौसम विभाग के आंकड़े देखूँ तो उत्तर प्रदेश में बारिश जो है 683% अधिक है, मध्य प्रदेश में 215% अधिक है, राजस्थान में 400 से 450% अधिक है, बिहार में 70% अधिक है। और इस टाइम की जो बारिश है ये फसलों के लिए मतलब अमृत नहीं, एक विष के समान है। तो इससे काफ़ी उत्पादन में गिरावट आ सकती है। कौन कौन सी मेजर फसलें जिनको सबसे ज़्यादा यूपी में नुकसान हुआ है? ये यूपी में खुद मेरा जो एरिया है जहाँ पर मैंने करीब 35 एक हेक्टेयर में धान की बिजाई की थी, उधर काफ़ी हमारी जो फसल है वो काफ़ी ग्राउंड पे गिर गई है। साथ ही जो गन्ने की फसल है वो भी भारी बारिश से जो है खेतों में जो मतलब टेढ़ी हो गई है, उससे भी प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी असर पड़ेगा। चलिए, अब मौसम विभाग के हमारे साथ आईएमडी के सीनियर साइंटिस्ट आर.के. जेनामणि साहब भी मौजूद है। सर, हम मॉनसून की बात कर रहे थे। अक्टूबर में जिस तरह से बारिश हो रही है देश के अलग अलग हिस्से में, ये बारिश कब तक होगी और किन किन जिलों में अगले हफ्ते, पूरे हफ्ते भर किस किस जिलों में और बारिश हो सकती है देश के? देखिए, जो उत्तर भारत का जो प्लेन का इलाका है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, वहां से तो बारिश खत्म है, स्पेल खत्म है। आज हेवी रेनफॉल ये एरिया में कहीं भी नहीं हुआ है, इवन मध्य प्रदेश में। ओके। हम लोग 4-5 दिन के बाद फिर फर्दर विड्रॉल का तैयारी कर रहे हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश का कुछ भाग और होल गुजरात। ठीक है, तो अभी रेन ये एरिया में नहीं है। अभी जो आज से जो रेन रहेगा वो थोड़ा उत्तर प्रदेश, पूर्व उत्तर प्रदेश में रहेगा, उत्तराखंड में रहेगा और बिहार में रहेगा, फर्दर ईस्ट में रहेगा। अभी अगर बात करें पेनिनसुलर इंडिया में मेनली वार्निंग है, जैसे इंटीरियर कर्नाटक एंड जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा। अभी रेन बेल्ट जो है दक्षिण पेनिनसुलर में शिफ्ट हो रहा है, और WD तो ऑलमोस्ट आज खत्म है एक्चुअली। तो बिल्कुल यही है कि जो पिछले 3-4 दिन में बहुत ज्यादा बारिश हुआ, मेनली उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, दिल्ली और पूर्व राजस्थान में हुआ है, और पंजाब में तो कम बारिश था, पश्चिमी राजस्थान में कम था। और अगर बात करें सीजन का, जैसे हम लोग पोस्ट मानसून सीजन का रेनफॉल का आंकड़ा लेते हैं, वहां से अगर 10 अक्टूबर का बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश में है नेचुरली, क्योंकि लगातार 4-5 दिन हो गया बारिश हो रहा है। इवन एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो रहा है बीच बीच में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में। सबसे ज्यादा मोस्ट अफेक्टेड उत्तर प्रदेश है। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अगर बात करें तो हमारा जो 7 तारीख नाइट ऑनवर्ड जो आज तक है, मेनली 8 तारीख में ज्यादा बारिश था, 9 तारीख में ओनली 20 मिलीमीटर था, 8 तारीख में अप टू 110 मिलीमीटर हाइस्ट था मरुविहार एरिया में। यही डिटेल है, और ये प्लेन एरिया के लिए वार्निंग नहीं है अभी, ओनली हमारा वार्निंग जो है उत्तर प्रदेश, मेनली पूर्व उत्तर प्रदेश के लिए है,
और उत्तराखंड के लिए है। और मैंने जैसे बताया इंटीरियर कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब इलाका पेनिनसुलर इंडिया के लिए है। सर, ये मानसून की पूरी तरह से वापसी यानी विड्रॉल कब से होगी और पूरी तरह से देश से कब से वापसी होगी, क्योंकि मानसून ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, अब अक्टूबर का एक हफ्ता बीत चुका है, दूसरे हफ्ते में है, इसके बाद भी आप कह रहे हैं कई जिले में आगे भी बारिश होने वाली है। नहीं, देखिए जैसे हमारा जो अभी तक जो हिसाब किताब है हम दिए हैं ऑलरेडी, 5 दिन के अंदर जो है 15 तक जो है 15 तारीख को शायद हम लोग विड्रॉ करा देंगे। जो मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग है और उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम भाग है, गुजरात है और महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जैसे नॉर्थ कोंकण, नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र, ये इलाका विड्रॉ होगा। लेकिन 15 से 20 तारीख जो है उसमें भी थोड़ा सेंट्रल इंडिया का विड्रॉल होगा। बट सभी को ये मालूम होना चाहिए कि पूरी तरह से मानसून विड्रॉल नहीं होता है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया में पर्टिकुलरली जो आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरला, वहाँ बारिश जारी हो रहता है। तो इसलिए हम जैसे जैसे वो मानसून को कोई भी डेट में आगे विड्रॉल करते हैं, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून को ऑनसेट करा देंगे। तो यही हमारा जो प्लान है अगले 15 दिन तक है। ओके। हाँ, बिल्कुल यही है कि जो मानसून, जो अगर भोपाल का बात करें या लखनऊ का बात करें, मानसून का विड्रॉल ऑलमोस्ट 1 वीक लेट हो चुका है। 7 से 10 दिन तक, अगर और 3-4 दिन ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 10 to 12 days डिले ऑफ दी विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि अभी तक जो लाइन है वो ग्वालियर में टिका हुआ है। तो हमें आगे जाना है, तो वो बेल्ट जो है 7 से 10 दिन ऑलरेडी लेट हो चुका है। ओके सर, कुछ खास राज्य, कुछ खास जिले जहां पर अलर्ट आप लोगों ने जारी किया है, जहां पर अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम है, किसानों को उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है। देखिए, पेनिनसुलर इंडिया में जहाँ इंटीरियर कर्नाटक है वहाँ तो हम लोग जो है मेनली मतलब ऑरेंज अलर्ट तो मेनली हम लोग दिया है सब वेस्ट बंगाल, बिहार एंड पूर्व उत्तर प्रदेश। बाकी ऐसे कोई ऑरेंज अलर्ट का ऐसा कुछ नहीं है। रेनफॉल रिड्यूस हो रहा है, लेकिन पेनिनसुलर इंडिया में थोड़ा बहुत बढ़ रहा है कोई डिस्ट्रिक्ट में। जैसे मैंने बताया इंटीरियर कर्नाटक में जैसे हसान है, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट है, इवन बैंगलोर में भी रेन बढ़ेगा। तो ये तो मतलब जस्ट फेज चेंज होता है। अगर उत्तर भारत में रेन कम होता है तो पेनिनसुलर इंडिया में शुरू होता है। लेकिन अभी ये जो रेन उत्तर भारत में हुआ ये लास्ट स्पेल है। अभी हम तो विड्रॉ करा रहे हैं, उत्तर भारत में अभी रेन नहीं है नेक्स्ट 10 to 15 days। हाँ, कोई WD आएगा तो आगे कभी होगा, बट ऐसे कोई नहीं है। डिसेंट वेदर रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा। ओके, शुक्रिया जीणामणि साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब चंद्रशेखर सर, जिस तरह से बारिश हो रही है इन इलाकों में, इन्होंने कहा भी है पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी यूपी, जहां पर इन्होंने अगले 48 घंटे के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है, तो क्या अभी की बारिश कितनी नुकसानदायक है? जैसा राहुल कह रहे थे कि विष के समान है, आपका अनुभव क्या कह रहा है इस मामले में? 2 चीज है, अभी भी बरसात जारी है और मैं मानता हूँ आगे जाकर के 8 दिन 10 दिन तक तो रहेगा। पहला पॉइंट है, अभी नुकसान का अनुमान अभी लगाना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आगे जाकर के 8 दिन में और कितना नुकसान होगा हमें पता नहीं। तो नुकसान पता हमें ये तो हम जानते हैं कि कुछ नुकसान हुआ है, पर उसका जो क्वांटिफिकेशन है वो अब करना उचित नहीं है। आगे जाकर के जब बरसात रुकती है तभी हमें उसका नुकसान का क्वांटिफिकेशन करना चाहिए। तो नहीं तो वी विल बी स्पेकुलेटिंग ऑन द क्वांटम ऑफ लॉस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, मैं मानता हूँ और जानते हैं सब लोग कि जो ला नीना है ज़रूर पहले जुलाई तक ही ला नीना जारी होने वाला था, बट आई थिंक नाउ इट इज़ गेटिंग एक्सटेंडेड। तो शायद अक्टूबर महीना में हमारा देश में बरसात रहेगा। तो हमें वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल और क्वाइट प्रीमेच्योर अभी है टू असेस द डैमेज। मगर डैमेज हुआ है, कितना हुआ है उसका अनुमान बाद में लगाएंगे हम। ओके सर, ये सोपा की एक रिपोर्ट आई थी। राहुल जी, सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। ये सोपा की जो रिपोर्ट थी, पिछले सैटरडे संडे उनकी कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर 120 लाख टन से ज़्यादा इस साल सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है। सोयाबीन के एमपी के जहां पर सबसे ज़्यादा उनको और पिछले साल से ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद लग रही है, वहाँ कई जिले के किसानों से मेरी आज बात हो रही थी दोपहर को, तो उनका कहना था कि यील्ड काफ़ी कमज़ोर है। जब जून जुलाई की बारिश और फिर से अगस्त सितंबर की बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है और उत्पादन काफ़ी है। एक किसान तो ये कह रहे थे उनकी 20 एकड़ में सोयाबीन लगी हुई थी, उन्होंने पूरा ट्रैक्टर चलवा दिया क्योंकि उससे कुछ नहीं होता, उतने उनके लेबर कॉस्ट चले जाते हैं। फिर ऐसी स्थिति में इतने बड़े नंबर की आपको उम्मीद लग रही है कि 120 लाख टन से ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होगा इस साल? देखिए, जिन एरियाज में मैंने ट्रैवल किया और विभिन्न किसानों और व्यापारियों से बातचीत होती है, तो उससे ये साफ जाहिर है कि इस वर्ष जो है एरिया तो बड़ा है पूरे देश में, परंतु जो ये जो बारिश का लगातार एक स्पेल चलता रहा
हर 20 दिन बाद या 30 दिन बाद जो बारिश हुई है उससे उत्पादकता पर तो असर पड़ा है। सोयाबीन एक ऐसी क्रॉप है जो मौसम की अन्य फसलों से ज़्यादा झेल लेती है। लेकिन अभी जिस एरिया में मैंने ट्रैवल किया है वहाँ 40 to 50% फसल जो है काटी जा चुकी है। तो जो नुकसान पहुँचा है उनको पहुँचा है जो खेतों में पड़ी है या फिर जो कटाई के लिए अभी एकदम तैयार हुई थी पिछली फसल आप कहें तो उसको नुकसान ज़रूर पड़ा है। तो इससे क्या होगा कि उत्पादकता पर थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, दाना काला पड़ सकता है, ऑयल कंटेंट कम होगा, मॉइस्चर लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। तो इससे जो है कीमतों मतलब क्वालिटी अगर डाउन हुई तो किसानों को कीमतें नहीं मिलेंगी जो लास्ट पिक सीजन में मिली थी। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि थोड़ा जो उत्पादन अनुमान दिया है वो थोड़ा हायर लेवल पर है। उत्पादन 110 से 115 तक आप लेके चल सकते हैं। सर आप क्या ऐड करेंगे चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है, क्योंकि जो जिस जिले की मैं बात कर रहा था तो वहाँ पे कहा गया कि 70,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल लगाई गई थी और प्रति हेक्टेयर वहाँ पे 15 क्विंटल की रिपोर्ट, ये सरकारी आंकड़े उस जिले के बताए जा रहे हैं। ऐसे में आपका क्या अनुमान लग रहा है सोयाबीन को लेकर सर? मैं आंकड़े देता हूँ, सरकार के आंकड़े, और मैं सरकार के आंकड़ों के खास करके जो प्लांटेड एरिया है वो मैं सही ऐसे मानता हूँ। नॉर्मल एरिया होता है सोयाबीन का 115 लाख हेक्टर। पिछले साल यानी 2021 में इसका हुआ था 121 लाख हेक्टर और इस साल भी 121 लाख हेक्टर है, यानी कोई वृद्धि नहीं है एकरेज में। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हम डिसएग्रीगेटेड डेटा देखेंगे तो सरकार के मुताबिक मध्य प्रदेश में पिछला साल 55 लाख हेक्टर था, इस साल सिर्फ 50 लाख हेक्टर, यानी 10% कम है मध्य प्रदेश में। मगर महाराष्ट्र में 3 लाख हेक्टर ज़्यादा है, 49 लाख हेक्टर का अनुमान सरकार ने लगाया है। और राजस्थान में और कर्नाटका में भी थोड़ा सा वृद्धि है। तो कोई बड़ा वृद्धि ऑल इंडिया एकरेज में नहीं हमें दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, खास करके हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अप्रैल 2022 यानी 6 महीना पहले ही कृषि मंत्रालय ने बता दिया था कि सोयाबीन सीड की जो उपलब्धि है उसमें ज़रा टाइटनेस है, ज़रा शॉर्टेज सोयाबीन सीड की उपलब्धि में है। तो आप एकरेज को देखिए, टाइटनेस इन सोयाबीन सप्लाईज और शॉर्टेज ऑफ सीड सप्लाईज और जो बरसात का वितरण है, ये सब हम देखेंगे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि 120 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन होगा। उससे ज़रा सा कम ही होने का संभावना है। जो आप और मैं हमने 5 सितंबर को ही हमारा जो शो है उसमें बताया था, तभी मेरा सोयाबीन का अनुमान था 115 लाख से लेकर के 120 लाख टन का उत्पादन। मैं उसी उत्पादन में आई कंफर्म कि मेरा अनुमान वही है। तीसरा, आप आंकड़ा देखिए, सरकार के आंकड़े। पिछला साल 130 लाख टन का सरकार का अनुमान था उत्पादन का, मगर आप ट्रेड और इंडस्ट्री में किसी को भी पूछिए, उनका अनुमान 120 लाख टन से ज़्यादा नहीं है। और इस साल भी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट जो आया 22-23 वाला, सरकार का आंकड़ा है अगेन 129 यानी 129 लाख टन का ही उत्पादन है, जो कि उसका टारगेट था, लक्ष्य था सरकार का 147 लाख टन का, उससे काफ़ी कम है। तो 120 लाख टन से ज़्यादा उत्पादन होना संभव नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। शायद 115 लाख टन हो सकता है। ओके, यानी 115 से 120 लाख टन के उत्पादन का सोयाबीन उत्पादन का अनुमान है। चलिए अब वायदा बाजार की बाकी खबरों की तरफ भी बढ़ेंगे। शुक्रिया राहुल जी, आपने वक्त निकाला, ग्राउंड की रिपोर्ट बताई कि यूपी एमपी को लेकर क्या स्थिति है, मानसून से कितना फसल को डैमेज हुआ है और किन किन फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। चलिए वायदा बाजार में सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की चाल देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआती गिरावट अभी भी बरकरार है। हालांकि चांदी 1200 रुपये अब नीचे है। शुरुआती कारोबार में हमने देखा था 1500-1600 रुपये नीचे भाव गिर गए थे। नवनीत जी, क्या लग रहा है चांदी में चार्ट पे, क्या यहाँ से रिकवरी आपको दिख रही है क्या? वेल, गुड आफ्टरनून विश्वमोहन जी। हमने देखा है लास्ट 3-4 दिनों में एक अच्छी पुल बैक रैली के बाद में थोड़ी सी सुस्ती का कारोबार देखने मिल रहा है और यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में भी थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन देखने मिल रहा है सुबह के सत्र से। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी जो नरमी है वो और गहरा सकती है और आज के सेशन में आपको 58,800 58,400 तक की भी लेवल देखने मिल सकते हैं। तो सेल ऑन रैली की स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी चांदी में और 60,000 के स्टॉप लॉस से आपको ये मेंशन लेवल देखने मिल सकता है।
ओके, भूपेश जी, चांदी पर आपका व्यू क्या है? इतनी गिरावट पे कहां पर आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं, या आपको भी लग रहा है कि अभी बेचकर ही जाना चाहिए चांदी? नमस्कार विश्वान जी। मुझे चांदी में देखा जाए तो अभी करंट भाव से 59,622 के ऊपर चांदी लेनी चाहिए। नीचे में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 59,100 का मेंटेन रखना चाहिए। ऊपर में आज शाम के सत्र में 60,400 और 60,750 के भाव देखे जा सकते हैं। ओके, चंद्रशेखर सर, आपका व्यू क्या है चांदी को लेकर? हाँ, चांदी न केवल प्रेशियस मेटल है बल्कि वो इंडस्ट्रियल मेटल भी है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। और उस मार्केट में ज़्यादा हमें वोलेटिलिटी दिखाई देता है क्योंकि उसका जो लिक्विडिटी है, सिल्वर मार्केट लिक्विडिटी काफ़ी कम है। सोना जैसा, गोल्ड जैसा इतना ज़्यादा नहीं है। खास करके मैं अभी देख रहा हूँ और आगे जा कर के इस महीने में, अगला महीने में भी हमें देखने को मिलेगा कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है चांदी का ऊपर। इसका वजह क्या है कि ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर जहां चांदी का उपयोग होता है वो काफ़ी इट्स क्वाइट वीक। उसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी फीका लग रहा है, तो इसके वजह से चांदी काफ़ी दबाव में है। बट दिस इज़ इन द शॉर्ट टर्म। अगर हम आगे 1 साल 2 साल का आगे मीडियम टू लॉन्ग टर्म हम देखेंगे, मैं खास करके मैं काफ़ी बुलिश हूँ चांदी का ऊपर, क्योंकि जब विश्व भर सभी देश डीकार्बनाइजेशन के बारे में बात करते हैं, दे टॉक अबाउट सोलर पैनल्स एंड फोटोवोल्टेक, दे टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब में एनर्जी ट्रांजिशन में चांदी का एक बड़ा भूमिका रहेगा। तो एक शॉर्ट टर्म ज़रूर एक वीकनेस है क्योंकि रिसेशन का भी एक घबराहट है विश्व भर, मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म बुलिश होने के लिए काफ़ी अच्छे मजबूत कारण है चांदी में। ओके, चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। काफ़ी सवाल आ चुके हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से, लेड 2 से 3 दिनों में क्या 175 रुपए तक आ सकता है? नवनीत जी। आज के सेशन में पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में एक तेजी का माहौल देखने मिल रहा है और मुझे लगता है कि अगर आज का सेशन होल्ड किया तो जरूर आपको नेक्स्ट 2-3 दिनों में 5 रुपए का इजाफा देखने मिल सकता है और जो मेंशन लेवल है वो आ सकते हैं। क्रिश दिल्ली से है, कॉपर में क्या करना चाहिए? भूपेश जी, कॉपर में क्या करें इन स्तरों पर? कॉपर में करंट भाव से लेवल ही करके व्यापार करना चाहिए। 656 रुपये 50 पैसे का भाव है अभी। 650 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इनको मेंटेन रखना चाहिए। 661 रुपये 665 रुपये के टारगेट शाम के सत्र में देखे जा सकते हैं। अगले दर्शक है संदीप गुप्ता है बरेली से, इस हफ्ते कहां ट्रेड करना चाहिए? नवनीत जी, कोई टॉपिक है क्या इस हफ्ते के लिए? इस हफ्ते अगर अपन टॉप पिक ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 100 रुपए के रिस्क से यहाँ पर आप क्रूड ऑयल बाय एंट्री देख सकते हैं 7500 के आसपास। 7700 प्लस के टारगेट आपको देखने मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से लार्जली क्रूड में जो सेल ऑफ आना था वो प्ले आउट हो चुका है और यहाँ से पॉसिबल रिवर्सल में आपको बहुत अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ चांदी में अगर एक फॉल आता है 58,800 58,500 के आसपास तो वो भी बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बाइंग लेवल हो जाएगा फिर से 60,000 और 61,200 की करंट मोमेंटम टारगेट के लिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति चांदी में भी बरकरार रहनी चाहिए। जी, एक और सवाल चांदी पर ही है। आपके फॉलोअर है, पूछ रहे हैं कि नवनीत जी से सवाल पूछिएगा। मैंने सिल्वर 60,965 में बाई किया है, क्या करना चाहिए? ये करीब 1500 रुपये नीचे है भाव उनके खरीदारी से। जैसे मैंने बताया विश्वमोहन जी कि मुझे लगता है कि यहाँ से और 500 रुपए का भी गिरावट आ सकता है चांदी में। 58,800 58,500 अगर भाव मिलता है तो जिन्होंने जब 1500 रुपए होल्ड किया तो और 500-700 रुपए नीचे रखने की थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। वहां पर जरूर अपनी पोजीशन एवरेज करने को देखिए। आपको फिर से 60,000 और 61,200 ये दोनों पॉसिबल टारगेट हो सकता है इसी हफ्ते में देखने मिल जाए। ओके, अगले दर्शक है पवन है हिसार से, 6 महीने के लिए ग्वार का आउटलुक जानना चाह रहे थे। 6 महीने के लिए क्या लग रहा है ग्वार सीड में आपको भूपेश जी? ग्वार सीड का मार्केट पिछले काफी दिनों से लगातार नेगेटिव बना हुआ है। जब से ग्वार सीड का बाजार 5150 के नीचे चलना स्टार्ट किया है, अभी तक वो नेगेटिविटी बरकरार है ग्वार सीड में और ये नेगेटिविटी मुझे उम्मीद है आगे भी बरकरार देखी जा सकती है। नीचे में 4650 रुपए 4450 रुपए तक के भाव आसानी से आने वाले 2 से 3 महीने में देखे जा सकते हैं। 6 महीने का व्यू थोड़ा बड़ा व्यू रहेगा, इसलिए इस पर कमेंट करना अभी उचित नहीं रहेगा। चंद्रशेखर सर,
तिलहन मार्केट को लेकर, खास करके सोयाबीन और सरसों को लेकर आपका लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या लग रहा है? अगर किसी लंबी अवधि के लेकर कोई हाजिर के कारोबारी है तो आपका आउटलुक कैसा है? मैं काफ़ी क्या बोलूँ, फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा डिमांड रहेगा हमारा देश में। मगर उत्पादन में कई दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि हमें चाहिए खास करके तिलहन में इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। मैं लगातार लिखते आ रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज हमें चाहिए तिलहन क्षेत्र में उसका ईल्ड, उत्पादकता बढ़ाने के लिए। तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी का हमें उपयोग करना चाहिए। मगर सरकार की ओर से इतना जितना तेजी से हमें आगे बढ़ना चाहिए टेक्नोलॉजी इन्फ्यूशन, उतना तेजी से नहीं हो रहा है, तो दिक्कतें हो सकती है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ मनीषा जी हैं पलवल से। नेचुरल गैस का एक हफ्ते का आउटलुक जानना चाह रही है। भूपेश जी, नेचुरल गैस में एक हफ्ते में क्या लग रहा है टेक्निकली आपको? नेचुरल गैस का ट्रेंड लगातार नेगेटिव बरकरार है। अभी भी इसमें 560 रुपए के आसपास जहां भी नेचुरल गैस मिलता है वहां इनको बिकवाली करके काम करना चाहिए। 571 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए। नीचे में 525 रुपए से लेके 515 रुपए तक के भाव आसानी से एक हफ्ते में देखे जा सकते हैं। आपका व्यू नेचुरल गैस को लेकर नवनीत जी? जी, मेरा थोड़ा सा काउंटर व्यू है। मुझे लगता है कि 550 का सर बहुत टाइम से टूटा नहीं नेचुरल गैस पे, उसके नीचे सस्टेन नहीं करता बाजार, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 552 के आसपास बाय किया जाए, 546 का आप स्टॉप लगाइए एंड 564 की टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ राहुल मित्तल हैं। ये जानना चाह रहे थे कि क्या सोयाबीन सरसों में दिवाली तक तेजी आ सकती है क्या? भूपेश जी, क्या लग रहा है? अभी एनसीडीएक्स में तो सोयाबीन और सरसों के बाजार बंद हैं, परंतु इंटरनेशनल बाजारों की बात करें तो जो त्योहारी डिमांड है उसके हिसाब से देखा जाए और जो सीबॉट के फ्यूचर या आपके मलेशिया के फ्यूचर चल रहे हैं उसके हिसाब से तेजी थोड़ी देखी जा सकती है आने वाले 5 से 7 दिनों में। और यहाँ से लगभग 5 से 6% की तेजी सीबॉट में और आपके मलेशिया पाम ऑयल में भी 5 से 6% की तेजी देखी जा सकती है। तो उसके कोरिलेशन में कहीं ना कहीं यहाँ के बाजारों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। चंद्रशेखर सर, आपको क्या लग रहा है, दिवाली तक तेजी की उम्मीद है क्या? बिल्कुल, क्योंकि हम लगभग 30 से 35 लाख टन सोयाबीन का तेल का आयात हम करते हैं, तो करीबन इट्स अबाउट 20 मिलियन टन्स वेरी रफली ऑफ इन टर्म्स ऑफ सोयाबीन। अभी हम विश्व बाजार में देखेंगे तो साउथ अमेरिका में वो कहते हैं ना, ट्रिपल डिप ला नीना जारी है, तो उसके वजह से ब्राज़ील में और अर्जेंटीना में सोयाबीन का उत्पादन कम होने का खतरा है। और यूएस में भी वैसे अभी जो फसल जारी है उसमें भी उत्पादन कम हो चुका है, तो इसके वजह से मैं विश्व बाजार में सोयाबीन में तेजी रहेगा। मगर अब यानी अक्टूबर नवंबर में आवक मार्केट अराइवल के वजह से जरा नरमी हमें देखने को मिलेगा, बट आफ्टर जनवरी, आफ्टर फरवरी जरूर मार्केट में एक उछाल आने का संभावना है। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ आर्यू पटेल हैं। कॉपर इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 652 रुपए 70 पैसे में, और सिल्वर मिनी बाई कर रखा है 61,080 पर। नवनीत जी, क्या करना चाहिए इनको? कॉपर इनका बाय का स्टांस है और मुझे लगता है कि कॉपर में बाय स्ट्रेटेजी होल्ड कर सकते हैं। 660 इनकी कॉपर में शॉर्ट पोजीशन है और सिल्वर मिनी में इनकी बाइंग की कॉल है। जी, मेरा थोड़ा सा काउंटर व्यू है फिर क्रूड में, और मुझे लगता है कॉपर में मुझे लगता है कि आज के सेशन में कॉपर थोड़ा सा तेजी का रुख पकड़ सकता है। पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में आज थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव लग रहा है और सेकंड हाफ में 660 662 तक के ऊपर के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो कॉपर इनको एग्जिट करना ज्यादा बेहतर रहेगा। और सेकंड स्टांस इनका सिल्वर में, जहाँ पे इनकी पोजीशन बाय साइड पे है। मेरे हिसाब से 700-800 पॉइंट का डिप अभी भी पेंडिंग है सिल्वर में, वहां पर बाइंग ज्यादा बेटर एंट्री पॉइंट रहेगा। तो 59,000 के नीचे चाहे तो अपनी पोजीशन एवरेज कर सकते हैं, या एक बार एग्जिट ले लीजिए और नीचे में मिले तो फिर ऐड कर लीजिएगा पोजीशन। ओके, फटाफट से भूपेश जी बताइएगा, वक्त बहुत कम है। गुगले है महाराष्ट्र से, गोल्ड इन्होंने सेल कर रखा है 50,176 रुपए में, क्या करना चाहिए इनको अब?
से अपनी पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए। जो शॉर्ट की पोजीशन है इनके भाव के करीब आई हुई है और ये इनको लॉन्ग में बैठना चाहिए गोल्ड में, शॉर्ट नहीं करना चाहिए गोल्ड। ओके, शुक्रिया भूपेश जी आपका, नवनीत जी आपका, चंद्रशेखर सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को पूरा आउटलुक समझाया। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए होगा स्वदेश विशेष। नमस्कार।